कोई आदमी अपनी छोटे से किले जैसी जगह पर झंडा फहरा दे, पासपोर्ट छाप दे, करेंसी बना दे और कह दे ये मेरा देश है। क्या यह मजाक है? इंटरनेशनल लॉ की एक बड़ी खामी, एक्सपेरिमेंट। आज हम उस आदमी की कहानी बताएंगे जिसने यही किया और दुनिया ने उसे कैसे देखा। उसने अपना एक देश बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने अपना खुद का देश बनाया। 1960s में ब्रिटेन के तट पे कुछ मील दूर उत्तर सागर नॉर्थ सी में कुछ वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंटी एयरक्राफ्ट फोर्स पड़े थे। ये छोटे छोटे कंक्रीट प्लेटफॉर्म में थे और उनमें से एक का नाम था HM फोर्ट्रॉफ। या समय अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से टेरिटोरियल वाटर सिर्फ 3 न्यूटिकल माइल्स थे, यानी कई फोर्स किसी के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आते थे। अब आते हैं मुख्य किरदार पर। पेडी रॉय बेट्स, एक पूर्व ब्रिटिश आर्मी मैन, पायरेट रेडियो ऑपरेटर, जिसने 1967 में रफ टावर पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में मोटिव था पायरेट रेडियो चलाना, पर कुछ ही समय में उसने उस किले को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और नाम रखा द प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड। उसने अपना संविधान, पासपोर्ट और यहां तक कि मुद्रा भी जारी कर दी। अब असली सवाल है, वो ऐसा कैसे कर पाया? कारण स्पष्ट है। उस समय टेरिटोरियल सी का क्षेत्र सीमित था। रफ टावर ब्रिटिश कानून के दायरे से बाहर दिखता था, इसलिए बेट्स ने इस लूप होल को एग्जिप्लोइट किया और प्रशासनीय परेशानी और महंगा डिप्लोमेशन बिल दिखाते हुए ब्रिटेन ने सीधे सीधे किला ध्वस्त नहीं किया। 1968 में एक घटना हुई जिसने सीलैंड का कानूनी तर्क मजबूत कर दिया। बेट्स और उसके बेटे पर असल में हथियार रखने का आरोप लगे। मामला चेम्सफोर्ड की अदालत तक गया और अदालत ने कहा रफ टावर ब्रिटिश कोटे से बाहर है, इसलिए ब्रिटिश अदालत का अधिकार वहां नहीं लागू होता। यह निर्णय बेट्स अपनी डी फैक्टो सोवरेनिटी के रूप में लिया। कहानी यही नहीं रुकी। 1978 में सीलैंड पर एक साहसिक लेकिन खतरनाक कोशिश हुई। एक जर्मन नागरिक अलेक्जेंडर कि उसके नेतृत्व में कुछ लोग रफ टावर पर चढ़ के आए, एक तरफ से कॉफ कर दिया। बीट्स की टीम ने काउंटर अटैक किया और बाद में एक नियोगेशन हुई जिसमें बीट्स ने पैरिटियल डिप्लोमेटिक इंटेरिगेशन बताया। यह घटना दिखाती है कि सीलैंड सिंबॉलिक सोवरेनिटी से आगे व्यवहारिक युद्ध और कूटनीति की जटिलता में फंसा रहा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है 1960s में टेरिटोरियल सी के नियम बदल रहे थे और बाद में बहुत देशों ने टेरिटोरियल सी की सीमा बढ़ा दी और ब्रिटेन ने 1987 में टेरिटोरियल सी एक्ट पारित उसको करके 12 न्यूटिकल माइल्स तक विस्तार कर दिया और तब रफ टावर तकनीकी रूप से ब्रिटिश क्षेत्र में आ गया। पर तब तक टाइमलेस क्वेश्चन उठा, क्या कोई वास्तविक स्टेट बस घोषणा से बन जाता है? इंटरनेशनल लॉ में मोंटविडियो कन्वर्जन के 4 मानक है: स्थायी आबादी, सीमा, गवर्नमेंट और अंतरराष्ट्रीय व्यवहारता। और सीलैंड इन क्राइटेरिया में ऑफिशियल तौर पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ। सीलैंड ने दिखावे के स्तर पर सब कुछ कर लिया। पासपोर्ट, पोस्टेज, स्टैम्प्स, कॉइन्स और नोबल्स टाइटल्स को बेचकर रेवेन्यू भी बनाया। 1990 से 2000 में सीलैंड को एक अलग एंगल मिला। इसे डाटा हेवन बनाए जाने की कोशिश हुई, जहां कुछ लोग चाह रहे थे कि डेटा को गवर्नमेंट्स की पहुंच से बचाया जा सके, पर यह पहल सफल नहीं रही। तो क्या सीलैंड वास्तव में देश है? कानूनी और प्रैक्टिकल दोनों नजरियों से जवाब जटिल है। इसे किसी भी बड़े देश ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी, पर फिर भी सीलैंड ने डिकेड्स तक अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखा। उनके पास नागरिकता बेचने वाले पेपर, स्टैम्प्स और कुछ हद तक डिप्लोमेटिक स्टाइल इंटरेक्शन की कहानियां हैं। यह एक प्रकार का माइक्रोनेशन एक्सपेरिमेंट बन गया है जो सोवरेनिटी, रिकॉग्नाइजेशन और काल्पनिक राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है। और इससे 2 बड़े सवाल उठते हैं। सोवरेनिटी कौन तय करता है? किसी भी समूह की यूनिलैटरल डिक्लेरेशन का वास्तविक बन सकती है?
और दूसरा लॉ का गैप, कैसे टेक्निकल लॉ फूल इंटरनेशनल एक्टर्स इंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनते हैं। इन्हीं कारणों से सीलैंड का मामला लॉ स्कूल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप स्कॉलर्स के लिए केस स्टडी बन गया है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सीलैंड की कहानी सिर्फ क्विक हिस्टोरिकल फुटनेस है, आधिकारिक रिकॉग्निशन नहीं मिली और टेरिटल लॉस के बाद इसका प्रैक्टिकल क्लाइम वैनिश हो गया। लेकिन विरोधियों से बहस यही है, पावर और लेजिटिमेसी फॉर्मल रिकॉग्निशन से अलग हो सकती है। आज सीलैंड पर एक केयरटेकर रहता है और इसके पास ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस मॉडल्स है। सिटीजनशिप्स टाइटल स्टैंप्स 2006 में फोर्ट्स पर आग लगी थी। हेवंस को का प्लान फेल हुआ, पर सीलैंड का ब्रांड भी अब भी अलाइव है और इंटरनेट पर इसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट माइक्रोनेशन के रूप में पहचाना जाता है। सीलैंड की कहानी सिर्फ रॉय बेट्स की शरारत नहीं, ये एक सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइजेशन की सेटलहुड के फिलोसॉफिकल प्रश्न है। और आज के दौर में जब डिजिटल सर्वर्स और साइबर जुरिस्डिक्शन उभर रहे, सीलैंड जैसा एक्सपेरिमेंट फिर से गंभीर नीति वार्ताओं में जुड़ सकता है। क्या कोई डिजिटल माइक्रोनेशन फिर जन्म लेगा? तो क्या आदमी बैकयार्ड में देश बना सकता है अगर वह कानून की खामियों को अच्छे से पढ़े? रिसोर्स हो तो संभव है, पर असली सवाल यह है, क्या दुनिया उसे देश मानेगी? और क्या हम भी कभी ऐसे नए सुकरेंटी एक्सपेरिमेंट्स को स्वीकार करेंगे? सोचिए और बताइए आप इसको क्या मानते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।